पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 9 में हम पर्यावरण, लोग एवं जो विकास की जो यूनिट है उसमें हम आज प्रदूषण पढ़ने वाले हैं। तो प्रदूषण में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि जल प्रदूषण है क्या। जब मानव जनित स्रोतों से, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं या जो हमारी एक्टिविटीज होती है, उन सभी से जो उत्पन्न प्रदूषक होते हैं, मतलब ऐसा अवांछनीय तत्व जो किसी जल स्रोत में मिल जाए तो उसकी हमें आवश्यकता ना हो। जैसे कि जल में हमें कोई ऐसे दूषित पदार्थों की आवश्यकता नहीं जिसे हम नहीं चाहते कि वो मिले, परंतु ऐसे जो प्रदूषक हैं वो जब जल में इतना अधिक हो जाता है, उसकी सांद्रता इतनी अधिक हो जाती है कि वह जल की स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। मतलब जैसे कि नदियां होती है, नदियों में क्या है कि बहुत सारे कपड़े धोए जाते हैं, पशुओं को धोया जाता है, नहाया जाता है, लेकिन एक लिमिट तक हो तब तो वो अपने आप ही उन चीजों को, नदियां जल को शुद्ध कर लेती है। मतलब उसकी प्राकृतिक जो उसकी कंडीशन है कि उन सारी चीजों का उन गंदगियों को रेत में वो बैठ जाता है, या फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस से वो क्लीन हो जाता है। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में वही गंदगी को अत्यधिक मात्रा में नदी में छोड़ा जाए, जैसे कि फैक्ट्री से, ऐसे ही जो पॉल्यूटेड चीजें हैं या फिर कृषि के जो अपशिष्ट हैं, उन सभी चीजों को यदि नदी में या ऐसे स्रोतों में डंपिंग करने लगा जाए, तो वो फिर क्या है कि नेचुरली उन जल में जो उसकी मात्रा है, उसकी जो सांद्रता है, उनका जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और वो इतना अधिक हो जाएगा कि जल उसे स्वयं से क्लीन नहीं कर पाएगा, जल उसको अपने आप को खुद से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि जल पूरा तरीके से प्रदूषित हो गया। चाहे वो आपके आसपास का सरोवर हो, तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, तो उनमें थोड़ी बहुत यदि पत्ते गिरते हैं तो उतना तो वो अपने आप को साफ रख लेता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वो मात्रा बढ़े तो उसको हम प्रदूषण कहेंगे। या फिर सिंपल भाषा में यदि हम समझने की कोशिश करें कि प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण वह क्रिया, मनुष्य की क्रिया या फिर किसी अन्य माध्यमों से जल, वायु या मृदा, ऐसी प्राकृतिक संसाधनों में कुछ अवांछनीय तत्वों का मिल जाना। अवांछनीय मतलब कि जो हम नहीं चाहते हैं, वो उसमें यदि मिल जाए तो उसको हम प्रदूषण कहेंगे। मतलब वो हमारे लिए एक तरीके से दूषित हो गया। तो जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो वाटर पोल्यूशन के जो सोर्सेस हैं उसमें हम देखते हैं कि पहले देखते हैं इसके टाइप किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, कि ये जो पोल्यूटेंट है, मतलब जो पोल्यूशन के जो कारक हैं, वो तत्व आ कहाँ से रहे हैं। जो तत्व, यदि कोई तत्व कहीं एक पॉइंट से आ रहा है तो उसको हम बिंदु स्रोत कहेंगे, मतलब एक जगह से आ रहा है। अबिंदु स्रोत मतलब नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन कहेंगे, जो कई जगह से आ रहे हैं और एक जगह आकर के मिल रहे हैं। तो इसमें हम डिटेल में आगे देखते हैं। पहले ही दो टाइप हो गए। तो पहला बिंदु स्रोत प्रदूषण क्या है, इसके अंतर्गत पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में आता है कि ऐसे प्रदूषण आता है जिसमें प्रदूषक जल किसी निश्चित स्रोत से आते हैं, जैसे कि नगर पालिका क्षेत्र के सीवेज से आता है, मतलब उसके, और फैक्ट्रियों के बहिस्राव स्थल से, मतलब उसमें यहाँ पे पोल्यूशन का जो स्रोत है वो पता है कि ये स्रोत कहाँ से आ रहा है। तो यदि हम इसको रोकना चाहें तो क्या करेंगे, जहां से वो आ रहा है उसको हम ब्लॉक करेंगे और उसको कहेंगे कि यहाँ से आप इसको नदियों में या फिर जलाशयों में छोड़ना बंद कीजिए। ठीक है। और दूसरा जो टाइप है इसमें, जिसको कहते हैं अबिंदु स्रोत या फिर नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, तो ये जो होता है इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषण को शामिल किया जाता है जिसमें प्रदूषकों का बहिस्राव किसी पृथक पृथक स्रोत से, किसी एक बिंदु से नहीं होता बल्कि पृथक स्रोत से होता है। मतलब इसमें प्रदूषक का विस्तृत क्षेत्र से आते हैं। उदाहरण के लिए शहर के वर्षा जल का बहाव अब यहाँ पे एक पॉइंट से नहीं आ रहा, बल्कि पूरे शहर का जो वर्षा जल है वो वहां से संग्रहित होकर के अलग अलग तरीके से उसमें जाकर के मिल रहा है। इसमें प्रदूषक एक विस्तृत क्षेत्र से आते हैं, यानी कि उनका जो एरिया है जहाँ से वो प्रदूषण पोल्यूटेंट जो जमा होता है वो बड़ा होता है। और बहाव, जो वर्षा जल का बहाव है, कृषि क्षेत्र का बहाव है, तो ये क्या है, किसी एक फिक्स तरीके से नहीं आ रहा है, एक पॉइंट से नहीं आ रहा, बल्कि विस्तृत क्षेत्र से आ रहा है। धोबी घाट है, जैसे कपड़ा धोते हैं जो नदी के किनारे जो उनका घाट बना होता है, तो उसमें बहुत सारे होते हैं। और खुले में शौच, पशुओं के शव इत्यादि, जो पशुओं के शव को फेंक दिया जाता है, और या फिर उनको ऐसे ही छत बिछत तरीके से पड़े रहने देते हैं। और बिंदु स्रोत प्रदूषण को उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बताया कि जो कि उसका सोर्स है वो पता है, वो एक फिक्स जगह से आता है। किंतु जो अबिंदु स्रोत है, अबिंदु मतलब कोई उसका एक निश्चित लोकेशन पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। जैसे वर्षा का जल वो हर जगह से आ सकता है, जैसे बारिश भी हर जगह के पानी कहीं ना कहीं से होते हुए नदी में ही आके मिल जाता है। खेती के जो अपशिष्ट हैं, तो इन सारी चीजों को, इनको कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होता है, और इनको नियंत्रित कर पाना यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि ये कठिन होता है। अब ये जल प्रदूषण के जो कारण है ये क्या है, स्रोत तो हमें पता चल गया कि दो तरीके से जल में प्रदूषण की सामग्री आकर के मिल जाती है, अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं। एक तो बिंदु स्रोत, यानी कि जिसका पहले से पता होता है कि ये यहाँ से ये सारे जाकर के जल में मिलेंगे, और एक होता है कि पूरे विस्तृत एरिया से आकर के जल में मिलते हैं।
तो इसका प्रदूषण के कारण है, पहला तो है घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना। घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक दोनों। घरेलू में जैसे आपके घर में बहुत सारे सामान है, जो बहुत सारे कार्यकलाप होते रहते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब जो कार्य करके जो बच जाते हैं। और वैसे ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी, जैसे फैक्ट्री में कच्चे माल लाते हैं, कच्चे मालों को अलग अलग तरीके में परिवर्तित करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बिना काम का बच जाता है अपशिष्ट के रूप में, उसको कहीं ना कहीं उसको डंप करना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं फेंकना पड़ता है। तो जो सर घरेलू में इससे इस घरेलू में आएगा, उसमें सबसे ज्यादा जो पूजा पाठ का लोग सामान फेंकते हैं वो ज्यादातर, मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, घरेलू में सारी चीज आ जाएंगे ना, पूजा पाठ भी तो घर के ही अंदर हो रहा है, तो वो भी आएंगे। जैसे पूजा पाठ में जैसे आप फोटो वगैरह जो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, माला या फिर पुष्प वो लगाते भी हैं, गंगा जी में तो बहा देते हैं। हाँ, तो वो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। घर से जितने भी चीजें निकलते हैं, जैसे कि डेली जैसे खाना में ही लीजिए ना, किचन में कितने सारे कार्य करते हैं, सब्जियों का जो छिलका होता है, अन्य सारी चीजें। लेकिन ये क्या है कि बायोलॉजिकली इसको देखा जाए तो ये सब उसका एक तरीके से निस्तारण हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जैसे प्लास्टिक आता है, दुकान से आप प्लास्टिक वगैरह खरीद के लाते हैं, जिसमें सब्जियां लाते हैं, थैले होते हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं जाकर के मिलता है। फिर वो चीजों को एक तरीके से और भी ज्यादा प्रदूषण का क्रिएट करता है। तो घर से निकलने वाले सारे प्रकार के जो कूड़े कचरे, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो आप उपयोग के बाद में जो बच जाता है, उन सबको यहाँ पे लिया जाएगा। ऐसे ही कृषि में जो प्रयुक्त उर्वरक है, खरपतवार युक्त जो जल के नदी में जो कहीं ना कहीं बाद में नदी में जाके मिलता है, यानी कि जल के स्रोतों में जाके मिलता है। हम खाद जो डालते हैं वो खेती में डालते हैं, ताकि पैदावार ज्यादा हो, उपजाऊपन ज्यादा बढ़े खेत की, और फसल ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे ही खरपतवार जो छिड़कते हैं, वो इसलिए छिड़कते हैं ताकि कीटाणु मरे और फसल में जो कमी आने वाली थी वो ना हो। लेकिन वो खरपतवार वाला भी जो है क्या, वो बारिश के बूंदों से खरपतवार का जो कीटनाशक जो दवाइयां होती है वो रिस करके कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं वो जल के स्रोतों में जाकर के मिलता है। तो यहाँ से भी जल का प्रदूषण होता है, क्योंकि केमिकल जल में मिलेगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तेल अधिप्लाव क्या होता है? तेल मतलब कि जैसे समुद्र में क्या होता है कि समुद्र में जो तेज तेल के जो जहाज होते हैं, जहाँ जिसमें तेल टैंकर में भरे हुए होते हैं, जब वो समुद्र से होकर के गुजरते हैं, जलाशयों से होकर के गुजरते हैं, तो वो यदि उसमें कहीं रिसाव हो जाए, मतलब टैंक में कहीं से वो तेल रिसने लगे, तो समुद्र में वो तेल ऊपर जल के सतह पर वो फैल जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से जल को प्रदूषित करता है। और ऐसी स्थिति में जब वो जल का एक ऊपर एक तेल का लेयर बन जाता है, तो यहाँ से चूंकि ऑक्सीजन का जो कनेक्शन होता है वो कट जाता है, तो इसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु है, जलीय जीव है, उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने लगता है, इसकी वजह से वो मरने लगते हैं। और वो सारे जो समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जीवों का नाश होना शुरू होता है, और वहाँ की जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो डिसबैलेंस में चला जाता है। इससे वहाँ पे काफी नुकसान होता है। और कई बार क्या होता है, इसमें आग भी लग जाती है। यदि मान लो तेल यदि जल के ऊपर हो, तो तेल में यदि आग लगे किन्हीं कारणों से, तो वो जलेगा भी। तो ये एक तरीके से यहाँ देखते हैं कि उसके वजह से भी नुकसान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र में पहुंचना, ये तो और भी खतरनाक हो जाता है। रेडियो सक्रिय मतलब कि जैसे परमाणु ऊर्जा से जो संबंधित जो रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कहीं ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, यानी कि फैक्ट्री लगा हुआ है, जहाँ से परमाणु ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने के लिए कोई ऐसा उसमें से कार्य चल रहे हो, प्रोसेस चल रहे हो, और यदि वो काफी सिक्योरिटी में होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो काफी कंक्रीट से काफी हाईली सिक्योरेटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से, जैसे भूकंप आ गया या कहीं कोई अन्य आपदा आ गई, जिसमें से इसमें यदि कहीं दरार पड़ जाए या किसी कारण से उसमें, या तो जैसे अभी यूक्रेन पे हमला हुआ, तो यूक्रेन पे जब हमला हुआ, तो रूस ने, कहा जाता है कि जैसे न्यूज में कभी कभी आ रहा था कि उन्होंने वहाँ के जो परमाणु संयंत्र स्थान है, जो जहाँ पे वो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई गई, उस पे भी, वहां पे भी उन्हें मिसाइल दागा दागा गया, ऐसा कोई मतलब न्यूज में कई बार देखने को मिलता है। तो यदि इस पे मिसाइल दागा जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो सुरक्षा घेरा है, जो कवच है, ताकि वो परमाणु का जो रिएक्शन है, परमाणु की जो ऊर्जा है, उसका जो विकिरण है, वो रेडिएशन है, वो बाहर के वातावरण में ना मिले, क्योंकि ये रेडिएशन जितना बाहर फैलेगा उतना ही जीवों का नुकसान होगा, प्रदूषण क्रिएट होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व जो स्वास्थ्य के लिए भी और जीव जंतु के लिए हानिकारक है, यदि वो जल में मिल जाता है, तो फिर जल प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकलने वाले उच्च तापयुक्त जल का जल स्रोतों में निकास कर देना। जैसे सपोज कीजिए कि जो आप जानते हैं ना, विद्युत ऊर्जा केंद्र में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। तो विद्युत ऊर्जा केंद्र में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा विद्युत ऊर्जा केंद्र है, यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोयले से बिजली बनाया जाता है, तो क्या करेंगे, कोयले को यदि यहाँ पे जो जल है,
जल का एक पाइप लगा हुआ है, सपोज कीजिए कि यहाँ से एक ठंडी जल का एक जो नदी का जल है उसको इस टैंक में भरा जाता है, यहाँ से जल इस नली के थ्रू से यहाँ हीटर के पास आता है, और यहाँ जो ये कोयले का जो हीट देने के लिए, उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ जल को खौलाया जाता है, और जल जल ये जो है वाष्प में बदलेगा, और मतलब कि काफी ज्यादा जब इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी तो इससे भी क्या है कि टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन जो इलेक्ट्रिसिटी डायनेमो जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो ये जो गर्म जो जल है, इतनी मात्रा में जो पानी जो गर्म होकर के जो बाहर निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं यदि हम जल स्रोतों में छोड़ते हैं तो उस गर्म पानी की वजह से भी जीव जंतु मरेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए अब हम कोयले वाला एग्जाम्पल से ना समझें तो परमाणु ऊर्जा से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव जो परमाणु पदार्थ है जिससे ऊर्जा का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है, तो वो उन ऊर्जा को ठंडा करने के लिए, उस ऊर्जा की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे जो हमारा थोरियम और यूरेनियम, जो ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं यूरेनियम को, तो ये जब विखंडित होता है तो काफी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य भी क्या है, एक परमाणु जो संलयन की क्रिया से चमकता रहता है, यानी कि दो परमाणु आपस में मिल करके काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऐसे ही जब ये कंट्रोल कंडीशन में यदि ये ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से जब करते हैं, तो इस ऊर्जा को जो जल है उसके माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इतनी ऊर्जा पे जब ये जल गर्म होता है, तो इधर से जब ये ठंडे जल को ऊर्जा जब उत्पन्न करने के लिए बिजली के टरबाइन को रोटेट करने के लिए जब वो यूज किया जाता है, तो इधर से जो गर्म जल जो बाहर निकलता है वो कहीं ना कहीं उसको नदी में या किसी अन्य स्रोतों में डाला जाता है। तो यदि ये गर्म अवस्था में ही छोड़ दिया जाए तो वहाँ के जीव जंतुओं का नुकसान तो होना निश्चित है ही। तो इस तरीके से ये देखते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र में पहुंचना ये भी प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा केंद्र से जो निकलने वाले हाई टेम्परेचर के जो वाटर होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही गर्म वाटर होते हैं, वो यदि जल स्रोत में छोड़ दिया जाए तो उससे भी प्रदूषण होता है, क्योंकि उस गर्म जल से जैसे मछली है, अन्य जो जीव हैं, वो उस जल में झुलस करके मर सकता है। वहाँ के जो अन्य जलीय जो जीव हैं, लाइकेन है या अन्य सारी चीजें हैं, उन पर भी खराब प्रभाव पड़ेगा। नहाने एवं कपड़े धोने के लिए नदी जल का प्रयोग किया जाता है, और काफी मात्रा में देखा जाता है कि इससे भी प्रदूषण होता है, क्योंकि उसमें नहाने और कपड़े धोने के लिए रासायनिक पदार्थों का, साबुन का, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, जो जल के लिए प्रदूषक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तेल अधिप्लावन, जैसे एक हमने कारण पढ़ा था कि समुद्रों में तेल अधिप्लावन से भी प्रदूषण होता है। तो सागरीय क्षेत्रों में तेल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तेल रिसाव के कारण, तटीय क्षेत्रों में तेल खनन से फैले प्रदूषण के कारण प्लैंकटन, मछलियां व समुद्र जीव की जो है मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु होती है? क्योंकि जो समुद्र के सतह पे तेल जमा हो जाने की वजह से बाह्य वातावरण से वायु जो ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति जल के अंदर रहने वाले जीवों को नहीं हो पाती है। प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ टन से अधिक तेल परिवहन होता है समुद्री मार्ग से, तथा परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। अब सोचिए 6% यदि 10 टन का होता है तो कितना तेल समुद्र में रिस जाता है। और इस प्रकार से प्रतिवर्ष 2 लाख गैलन तेल सागरीय जल को प्रदूषित करता है। और अंतरराष्ट्रीय तेल पाइपलाइन में रिसाव से भी तेल का अधिप्लावन की समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है, जिससे जल प्रदूषण जो समुद्री क्षेत्रों में है देखने को मिलता है। तो ये भी इसको ध्यान में रखना था। अब आता है कि जल प्रदूषण यदि होता है तो उसका क्या प्रभाव है। तो जलीय प्रदूषण का अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा जल प्रदूषण का। तो जल प्रदूषण से जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम जो है, उसमें उसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अभिलक्षणों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रदूषित पदार्थ के आधिक्य के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है, जो जल में ऑक्सीजन रहता है, मिक्स रहता है, जिसकी वजह से जीव जंतु उसमें जीवित रह पाते हैं। जलीय जीव जैसे मछली है, मछली क्या करती है, मछली नाक से श्वास तो लेती नहीं है, वो उनका जो गल्फ वो कान के उसके मुंह में देखते होंगे कि मुंह के कान के नीचे यहाँ पे गलफड़ा होता है, और जहाँ से वो क्या करते हैं, मुंह से पानी पीते हैं, और फिर उसके पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ होता है उसको यहाँ पे अवशोषित कर लेते हैं, बाकी पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को वो लेता है, न कि नाक से श्वास लेता है, क्योंकि पानी के अंदर तो श्वास ले नहीं सकता है, तो पानी से ही वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते हैं। तो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वाटर में, वो प्रदूषित पदार्थों के कारण उसकी मात्रा घट जाती है। जैसे मान लीजिए ऊपर कोई अपशिष्ट पदार्थ पानी की सतह पे तैर रहा है या फिर तेल तैर रहा है, तो फिर ऑक्सीजन जल में घुलेगा कैसे, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में जल में रह जाएगा, जिसकी वजह से कुछ संवेदी जीव जो होते हैं, जैसे प्लवक, मोलस्क एवं तथा कुछ मछलियों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जैवनाशक, यानी कि कई प्रकार के जो जैवनाशक तत्व होते हैं वो भी जीव को नष्ट करते हैं, और पानी के जो प्रदूषण है
वो भी वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबीएस और भारी धातु में जैसे कि पारा, सीसा, केडियम, तांबा, चांदी आदि जो होते हैं वो जीवों की विभिन्न प्रजातियों को सीधे तौर पर नष्ट कर देती है। यदि देखा जाए तो प्रदूषित जल का प्रभाव प्रवाल भित्ति पर भी पड़ता है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? तो प्रवाल भित्ति होता है कि जैसे जो जलीय क्षेत्र होते हैं, जैसे समुद्र का किनारा या फिर कहीं ऐसे जहाँ पे प्रवाल भित्ति के रूप में वहाँ पे कुछ ऐसे जलीय पौधे के रूप में एक संरचना होती है जहाँ पे काफी सारे जीव रहते हैं। मतलब आप देखते होंगे शैवाल जैसा आकृति टाइप का, तो वो भित्ति टाइप का एक मतलब कि एक सुरक्षा टाइप का घेरा रहता है जिसमें कई सारे जीव एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब जल प्रदूषित होगा तो इस पे भी नुकसान पड़ेगा, और ये यदि एक नष्ट हुआ तो उसके आश्रित रहने वाले बहुत सारे जीव भी वहां पे नष्ट होने लगते हैं। तो इसको कहते हैं प्रवाल विरंजन की घटना में बढ़ोतरी होती है। प्रवाल विरंजन मतलब ये जो प्रवाल भित्ति था इसका विरंजित होना, घटना, छिन्न होना, नष्ट होना, ये घटना यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा देखते हैं कि उच्च तापमान पर जल में ऑक्सीजन का विलय कम हो पाता है। जैसे जब हाई टेम्परेचर पे हम यदि जल को वाटर में छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम मिल पाएगा, ऑक्सीजन जल में। अतः उद्योग से जो निकलने वाले अपशिष्ट गर्म जल होते हैं जलाशयों में जब डाला जाता है तो उसकी जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, और डीओ की मात्रा लवणता बढ़ने पर घटती तथा दाब बढ़ने से बढ़ती है। यानी कि जब जितनी ज्यादा लवणता बढ़ती जाएगी यानी कि प्रदूषण होता जाएगा उसमें, उतनी ही जो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है जल में वो कम होता जाएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार ने फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम और भारी धातु में जिसमें पारा, यूरेनियम, केडियम आदि को पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ईपीए 2010 में राष्ट्रीय झील आकलन में भारत को 20% झीलों में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषक पाए गए हैं। इससे जलीय पारितंत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो जलीय पारितंत्र होते हैं, वाटर इकोसिस्टम में जो होते हैं, सुपोषण यानी कि उसमें जो अपशिष्ट पदार्थों के अत्यधिक मिल जाने की वजह से जैव आवर्धन आदि प्रक्रिया तेज हो जाती है, ऐसा इसमें देखा जाता है। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण का, समझ में तो आ गया। अब हम देखते हैं मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ह्यूमन हेल्थ है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये क्या होता है? तो प्रदूषित जल में जो उपस्थित वायरस होते हैं, जब जल प्रदूषित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें वायरस, जीवाणु, परजीवी, कृमि ये सभी डेवलप होंगे। तो इसके कारण संक्रमण जन्य रोग जैसे कि पीलिया, पानी प्रदूषण, जैसे कई बार नेट में पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने आदि का खतरा यहाँ पे बनने की संभावना रहती है। यह संक्रमित जल पीने, नहाने, खाने बनाने आदि के लिए अनुपयुक्त होता है। ये जो संक्रमित जल है वो जल पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने आदि के लिए अनुपयुक्त होता है। यानी कि ऐसे जल में नहाना और खाना बनाने वाली सारी प्रक्रियाएं नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई रोग होने की संभावना रहती है। भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। और पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से, यानी कि जो पारा युक्त जो जल था उसमें मछलियां जो रहती थी, उसके सेवन करने से 1956 में जापान में मीना माटा नामक बीमारी से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक विषैले पदार्थ मिथाइल पारा, मिथाइल मरकरी में बदल जाता है, जिससे अंगों, होंठ, जीभ आदि में संवेदन शून्यता यानी कि जो सेंसेशन नहीं महसूस हो पाता, संवेदनशीलता में कमी आ जाती है, बहरापन जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। किसकी वजह से? मिथाइल पारा की वजह से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा है कि केडियम प्रदूषण से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है, यकृत एवं फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है। शीशा युक्त जल, जो शीशा यदि जल में मिश्रित हो जाए, प्रदूषण होता है, तो इससे एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मशरूरों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस यानी कि फेफड़ों के कैंसर का रूप ऐसा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर ये जल प्रदूषण से होने वाले मनुष्यों पर प्रभाव के बारे में हम यहाँ देखते हैं। अब आता है कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है। यदि जल प्रदूषण होता है तो हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव बहुत ही अधिक दृष्टिगोचर होता है। स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना महंगा पड़ता है। यदि स्वच्छ पानी मिलता है तो आप आसानी से कम रेट में उसे ले सकते हैं। अब यदि प्रदूषित पानी आपके घर में सप्लाई हो रहा है तो आपको उसको प्यूरिफाइड करने में, उसको स्वच्छ बनाने में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि आर्थिक रूप से हानिकारक है।
इसका नकारात्मक जिस जल प्रदूषण से मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति को भी नुकसानदायक स्थिति में ले जाता है। इसका नकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 555 बिलियन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होता है। मतलब इतना यदि देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी नुकसान उठाना पड़ता है जल प्रदूषण के कारण। अब आता है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं भारत सरकार आदि के द्वारा। तो जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपाय द्वारा प्रभावशाली तरीके अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। पहला तो ये है कि जो घरेलू सीवेज है, जो घरेलू जो सीवेज का निष्कासन होता है, वो उसमें 99.9% जल और 0.01% प्रदूषक होते हैं, मतलब पोल्यूटेंट बहुत ही कम होते हैं। शहरी क्षेत्रों में घरेलू सीवेज के 90% अधिक प्रदूषकों को केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब शहरी क्षेत्र में जैसे हर घरों से जो अलग अलग सीवेज के पाइप से जो आ रहा है, उसको यदि एक जगह इकट्ठा करके उसका वहां पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट यानी उसका निस्तारण करके यदि उसको नदी में छोड़ा जाए, तो नदी में या फिर जहां भी जलाशय है उसमें कम प्रदूषण होने की संभावना रहेगी। तो एक तो ये उपाय हुआ। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जल होते हैं, उसको कुछ उद्योगों द्वारा सामान्य विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन किया जाता है, जिनका निपटान नगर पालिका द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो नगर पालिका है वो उन अपशिष्टों के उपचारण करने के पश्चात उसका सही तरीके से प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। और कुछ प्रदूषक जैसे कि तेल, ग्रीस, भारी धातुओं आदि का निपटारा विशेष निपटान संयंत्रों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण कम से कम हो। जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को बिना शोधित किए, मतलब बिना उसको ट्रीटमेंट किए, उसके प्रदूषण तत्वों को कम किए कि झीलों एवं तालाबों में विसर्जित ना करें। ऐसा एक कठोर नियम बनाना चाहिए और लोगों को ऐसे हिदायत भी देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कृषि अपशिष्ट जल जो होते हैं, जो खेती से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है, जिसमें कीटनाशक, उर्वरक आदि के जो मिश्रण की संभावना रहती है, तो कृषि क्षेत्रों में अनेक अपर्दन नियंत्रण प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है। मतलब कृषि में आप देखते हैं ना, जिधर ढलान होती है, जहाँ पे खेती का होता है, तो ऊंचे जो स्तर के जो खेती का भूमि होता है, वहां से यदि थोड़ा सा भी मेड उसका टूट जाए तो नीचे वाले खेत में आकर के सारा पानी भरने लगता है। इसका भी मेड टूटने से नीचे वाले में आने लगता है, धीरे धीरे वो कहाँ नदियों की ओर जाता है। तो इस प्रकार से जो अपर्दन होता है, इसके साथ साथ में मिट्टी भी बह के आता है। तो ये जो मृदा अपर्दन की जो घटनाएं हैं, तो इसको भी कम किया जाना चाहिए, ताकि जो पानी है, जल का जो बहाव है, वो नियंत्रित हो। किसान उर्वरकों एवं कीटनाशकों की आवश्यकता से अधिक उपयोग ना करें, तथा जैव उर्वरकों यानी कि जो एक तरीके से यहाँ पे जैविक उर्वरक जो होते हैं और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करके ही जल की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। तो जैविक खाद जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए एवं जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न होने वाले कुप्रभावों से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और अन्य जो हमारे साथ रहने वाले, एग्जिस्ट करने वाले जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके हेल्थ के प्रति हम अवेयर रहें और जल का संरक्षण भी करें और जल प्रदूषण से भी बचे रहें। तो सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार ने जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया था, लेकिन इससे और भी अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो हम देखने को मिलता है, यह केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसके स्तंभ है, इसको मैं देख सकते हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं सीवेज के माध्यम से, उसका ट्रीटमेंट करके फिर जल में छोड़ा जाए। और वनीकरण, मतलब वनों का ज्यादा से ज्यादा रोपण हो, ताकि जो मृदा का अपर्दन होता है और जो जल है, ये प्रदूषण को अपने साथ लेकर के सीधा जल में मिल जाते हैं। इन सब चीजों से बचा जा सके, पर्यावरण में सुरक्षा हो। जन जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस फैले कि नदियों में जो जलाशय हैं, जो जल स्रोत हैं, उनमें हम प्रदूषण ना फैलाएं। नदी सतह की सफाई, जो जैसे देखा जाता है कि टूरिस्ट लोग भी जब घूमने जाते हैं नदी के किनारे, तो वो भी कहीं ना कहीं गंदगी छोड़ाते हैं। तो ऐसे सतहों की सफाई और जागरूकता के माध्यम से कम गंदगी फैलाने का संदेश। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और इसके अलावा जैव विविधता का विकास, ये जो जहाँ भी ऐसा एरिया है जहाँ पे जीव अधिक मात्रा में, अधिक विविधता पूर्ण तरीके से है, तो उनके संरक्षण का प्रयास करना। ग्राम गंगा योजना और औद्योगिक प्रवाह निगरानी के माध्यम से, औद्योगिक प्रवाह मतलब औद्योगिक से निकलने वाले जो अपशिष्ट प्रवाह है, उन सभी के प्रति एक निगरानी रखना कि कौन बिना ट्रीटमेंट किए जल को कोई स्रोत में तो नहीं छोड़ रहा है, नदियों में तो नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इस नमामि गंगे योजना के तहत भी जल प्रदूषण से निपटने के लिए काफी अच्छा उपाय किया जा सकता है।
ध्वनि प्रदूषण नेक्स्ट में हम देखते हैं कि साउंड पोल्यूशन क्या है। तो साउंड पोल्यूशन किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज को हम ध्वनि कहते हैं, मतलब साउंड कहते हैं। जबकि जब ये ध्वनि एक लेवल से अधिक हो जाए, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तो सुनने वालों के लिए रुचिकर ना हो तो उसे नॉइज यानी कि शोर कहा जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछनीय जो शोर है, उसके कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जैसे उद्योगों का शोर, मान लो जहाँ पे फैक्ट्री चलती रहती है, खड़ 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 बहुत सारी आवाज, जो जनरेटर चलने वाली आवाज या अन्य कोई ऐसी आवाज, पत्थरों को काटने का आवाज, तेज चिल्लाना, शोर शराबा, हल्ला, वाहनों का शोर आदि, इनसे मनुष्य परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती, यहाँ पे ध्यान नहीं हो सकता, यहाँ पे अन्य जो एकाग्रता वाले कार्य हैं वो नहीं हो सकता। लोगों में ऐसे में तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। और इकाई, इस डेसिबल इकाई निर्धारित की गई। डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है, मतलब ये 0 से लेकर के आगे तक के लेवल तक मापा जाता है। तो यदि देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 dB यानी कि 45 डेसिबल रखा है, यानी कि शहरों में इतना जो ध्वनि का स्तर हो तो ज्यादा ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम ही हो तो ज्यादा बेटर है। अब आता है कि ध्वनि प्रदूषण यदि होता है तो पर्यावरण व जंतु एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम बहुत तेज से बोलते हैं, जैसे गायत्री महामंत्र और इन सारे जो मंत्र हैं जिनका एक अपना एक पैटर्न है, अपने एक छंद है, उनके एक उच्चारण करने का, और उनके जो ध्वनि है, जैसे शंख बजाने, तो शंख बजाने से भी ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो हानिकारक कीटाणु है, विषाणु है, वो सभी क्या नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये कहते हैं कि तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अभी ध्वनि तीव्र होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे तरीके का ध्वनि हम उत्पन्न करें, बल्कि केवल वैसा ध्वनि हो जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए जो हमारे लिए सहायक है, सहयोगी है, वो न नष्ट हो। तो क्या कम से कम यहाँ इतना तो स्पष्ट होता है कि ध्वनि का प्रभाव जीवाणुओं पर अवश्य पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि तीव्र ध्वनि यदि होती है तो उससे जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृत अवशेषकों के अपघटन में बाधा पहुंचती है और वो जीवाणु के अपघटन होने में बाधा होती है। तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। इससे उसका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और खतरनाक बन जाता है। समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल मछली पे पड़ता है, क्योंकि वो काफी सेंसिटिव होते हैं और ध्वनि प्रदूषण के कारण उनके आवाज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाता है। मतलब जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो जेब्रा फिंच जो होते हैं वो अपने अन्य साथियों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पादपों एवं वनस्पति पर भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल जीव जंतु पर ही पड़ता है, बल्कि पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। जैसे कई स्टडी में बताया जाता है कि जब हम पेड़ पौधों को सुमधुर संगीत सुनाएं या ऐसा जो उसके लिए मतलब पॉजिटिव हो, एक वाइब्रेशन जो अच्छा वाइब्रेशन वाले यदि संगीत पूर्ण वातावरण में यदि कोई पेड़ रहता है तो उसमें वृद्धि और उसके फल आदि देने की जो क्षमता है इन ऐसे पेड़ पौधों की तुलना में जो बहुत ही शोरगुल जगह पे है, बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में है, तो उसके तुलना में यहाँ पे ज्यादा बेटर डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि ध्वनि का कितना प्रभाव पड़ता है, केवल जंतुओं पे नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी और पेड़ पौधों पे भी, वनस्पतियों पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो होता है वो बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साउंड एक तरीके से वेव है। क्या है? वेव है, तरंग है। तो साउंड वेव है वो कहीं ना कहीं अन्य जो भौतिक जो स्ट्रक्चर है उसको भी प्रभावित करेगा। और इसका एक और एग्जांपल है कि जब देखिए, जब हमने पिछले क्लास में भी बोला था कि जैसे पुल है, नदी पे जो पुल बने हुए होते हैं, तो पुल को क्रॉस करते समय कई बार ये बताया जाता है कि सैनिकों को कि आप कदम चाल मिला करके ना चलें, क्योंकि जब कदम चाल मिला के चलेंगे तो उसका एक जो लय होगा, एक ताल होगा, एक रिदम होगा और उसके साथ ही एक साउंड एनर्जी बनती है। तो वो रिदम यदि इस पुल के रिदम से मैच करे या इसके जो संरचना है, तो कितना ही मजबूत पुल हो, यदि वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे यदि वो फ्रीक्वेट होता है, क्योंकि सभी सैनिकों की कदम चाल एक साथ एक समयांतराल में होता है, तो इससे ये पुल टूटने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर एक तरीके से वेव का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कि अब मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि सुनने की क्षमता में कमी। यदि 70 डेसिबल से कम आवाज मनुष्य के लिए 70 दशमलव से कम आवाज स्तर जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं होता है, परंतु 70 से जैसे ऊपर उठता है और यदि वो 85 क्रॉस कर जाए, 85 डेसिमल से अधिक आवाज को यदि 8 घंटे तक सुना जाए तो श्रवण क्षमता में कमी हो जाती है। WHO के अनुसार 100
डेसिबल की आवाज, जैक हैमर व स्नो मोबाइल जो जिनकी आवाज होती है, ये 100 डेसिबल की मनुष्यों के लिए ज्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक होता है। कार्य क्षमता में भी कमी आती है, जैसे ध्वनि प्रदूषण से। आप जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपके अगल बगल कोई 2-4 बच्चे हों या फिर अन्य लोग हों जो आपस में बहस कर रहे हो, झगड़ रहे हो या किसी अन्य प्रकार का शोर शराबा कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई करने में भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। यदि आप पढ़ा रहे हैं तब तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, यदि आप लेखन कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, एकाग्रता में कमी आती है। तीव्र ध्वनि के कारण एकाग्रता में कमी आती है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति का पाचन तंत्र एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक बीमारियां, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केवल शारीरिक रोग ही नहीं बल्कि असामान्य व्यवहार मतलब मानसिक समस्याएं भी, चिड़चिड़ापन भी, क्रोध, तनाव आदि रोग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिन का समय जो सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का निश्चित किया जाता है। इसमें ये समय में यदि देखा जाए तो हम प्रायः कहीं ना कहीं ध्वनि का जो शोर होता है, ध्वनि का यदि शोर है तो इसमें हम महसूस कर सकते हैं कि आपको किन समयों में आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, कब आप ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो आपको लगेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा जो चूंकि शांत वातावरण होता है, यदि आवाज आता भी है तो पक्षियों की ही जो चहचहाट होती है उनका ही आवाज आता है, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा वो डिस्टरबेंस नहीं बल्कि और वो एक तरीके से प्राकृतिक रूप से कंसंट्रेशन में कोई बाधा ना डालते हुए आपको कंसंट्रेशन में बनाए रखने में ही मदद करता है। और शांत क्षेत्र में जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ 100 मीटर क्षेत्र तक सम्मिलित होता है, जिसमें आप ये देखते हैं कि वैसे एरिया में बहुत ज्यादा शोर शराबा, हॉर्न और ये सारी चीजें डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करना होता है। रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग ने 9 शहरों जिसमें दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद के 35 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण को मापने की व्यवस्था की है। और ध्वनि स्तर की सीमा का सबसे ज्यादा उल्लंघन भी देखा जाए तो मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली, इन 4 शहरों में ज्यादा होता हुआ पाया गया है। तो ये एक तरीके से देखा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण है वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैसे हम ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए एकाग्रता में, हमारी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रदूषण से संबंधित है वो ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट का देखा था हमने कि ये जो अपशिष्ट है वो न केवल जल प्रदूषण करता है, इसके साथ साथ में ये मिट्टी प्रदूषण भी करता है, मृदा प्रदूषण भी। तो पहले हम समझते हैं कि ठोस अपशिष्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट जिसको कहते हैं। ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं, मतलब जो हमारे काम के नहीं होते तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, हमें उसे फेंकना पड़ता है। जैसे डिब्बे, आपने कोई सामान ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, और उसका जो बाहर का जो डिब्बा था जिसमें वो पैक करके आया था, या जो कोई भी सामान आपने खरीद के लाए मॉल से, तो और ऐसे ही कांच के सामान, प्लास्टिक, आवासीय कचरा आदि ठोस अपशिष्ट पूरे विश्व में एक समस्या बनकर उभरा है। यह समस्या प्रत्येक देश में विद्यमान है क्योंकि इसके समुचित निस्तारण एवं डंपिंग की आवश्यकता होती है, मतलब उसका सही जगह पे उसका अच्छे से डंपिंग हो, उसका निस्तारण हो, नहीं तो ये एक प्रकार से समस्या का कारण बन जाता है और प्रदूषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठोस अपशिष्टों का उत्पादन वास्तव में आधुनिक भौतिकवादी समाज की देन है। आधुनिक भौतिकवादी क्यों? क्योंकि आधुनिक भौतिकवादी समय में जो विकसित देश हैं उसमें क्या करते हैं कि करो और फेंको इस संस्कृति का, यहाँ पे यूज एंड थ्रो वाली जो संस्कृति है, कल्चर है, ये कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ती जा रही है। क्या करते हैं कि कोई भी सामान है वो किसी चीज में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, जो है बस हाँ ठीक है, जैसे पानी का बोतल है वहीं पे खरीद लेते हैं और उसको यूज करते हैं और उसको जहां तहां फेंक देते हैं। ऐसा मतलब सिस्टमेटिकली हमें उसको सही जगह पे डालना चाहिए ताकि उसका रिसाइकलिंग हो सके। तो ये यूज एंड थ्रो वाला जो कल्चर है, ये ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए ज्यादातर जिम्मेदार यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के जो प्रकार है वो कौन कौन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ के हैं जो 6 प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे। पहले ही हमारा है खनन अपशिष्ट, जैसे मलबों का ढेर लग जाता है, इससे अनियंत्र डंप करना पड़ता है। मतलब जो खनन है, जैसे मैंने बहुत बताया था खनन के दिन में कि माइनिंग में क्या होता है, जब हम खनन करने के लिए जब भूमि को खोदते हैं तो उसमें जो मलबा निकलता है उसको हम एक जगह पे डालते जाते हैं, डंपिंग करते जाते हैं, तो इसमें मलबों का जो ढेर लग जाता है उसको कहीं भी हटा करके दूसरी जगह फेंकना पड़ता है। तो ये भी एक ठोस अपशिष्ट है। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या है, खोई यानी कि चीनी मिल से जो अपशिष्ट के रूप में निकलता है, तांबा एवं एल्युमिनियम उद्योग से जो अपशिष्ट के रूप में जो ठोस अपशिष्ट निकलता है, रसायन उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, पेट्रोलियम उद्योग से निकलने वाले, कागज उद्योग से, और कृषि अपशिष्ट में आता है कृषि उत्पाद, जैसे कि कृषि के अन्य जो उत्पाद है, जैसे जो खाने वाले
पदार्थ हैं वो तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो भूसा आदि होते हैं, ये सारी चीजें जैसे भूसा, फसलों की जड़ें, तना, गोबर, चारा, ये सभी अपशिष्ट के रूप में होता है, जो कहीं ना कहीं प्रदूषण में अपनी भूमिका निभाता है यदि हम उसका सही से निस्तारण ना करें। इसके अलावा नगर पालिका अपशिष्ट, नगर पालिका में जैसे घरेलू कचरा, जो हर आदमी अपने अपने घरेलू कचरे को जमा करता है, नगर पालिका के वाहन में के थ्रू वो एक जगह पे जमा होता जाता है। प्लास्टिक के सामान, अखबार, कागज, कांच का सामान, वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, और खाद्य पदार्थ के जो अपशिष्ट होते हैं। इसके अलावा जो विकसित देशों में कृषि जनित अपशिष्ट प्रमुख समस्या है, जबकि विकासशील देशों में इन सामग्रियों का अनेक रूपों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि विकसित देश है उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कहीं ना कहीं अपशिष्ट के रूप में उसे फेंक दिया जाता है। जबकि विकासशील देशों में कृषि के जो अन्य जो साइड प्रोडक्ट होता है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे जानवरों को चारा खिलाने में। तो इसके निस्तारण की समस्या अभी जो है वो विकासशील देशों में ज्यादा नहीं होता है कृषि अपशिष्ट के। चिकित्सा अपशिष्ट में जैसे रासायनिक व जैविक अपशिष्ट होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, जानवरों के मृत शरीर होते हैं, ये सभी भी प्रदूषण में अपना भूमिका निभाता है और प्रदूषण बढ़ाने में कारण के रूप में उभर के आता है। मत्स्योद्योग का अपशिष्ट भी होता है, जैसे मछली क्षेत्र के जो कचरा होते हैं, उन कचरों से भी सॉलिड वेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियम जो 2016 यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM रूल्स 2016 है, ये क्या कहता है? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 ने वर्ष 2000 में अधिसूचित किए गए म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का स्थान ले लिया है, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार स्रोत पर सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग करना होगा, मतलब मिक्स नहीं करना होगा, गीला कचरा अलग डस्टबिन में और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में। इस नियम का प्रभाव सभी स्थानीय निकायों, नगरीय संकुलों यानी कि इन दोनों जगहों पर होंगे, और इसके तहत प्रदूषणकर्ता को संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों अर्थात जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल ग्रेडेबल और गैर जैव निम्नीकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में इन 3 पार्ट में रखना पड़ेगा, और इन्हें स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को देना पड़ेगा, यानी कि जो म्युनिसिपैलिटी के जो वाहन आते हैं उसमें इन्हीं तरीकों से जो जो अलग अलग उसका कैटेगरी है उसमें उस जो प्रदूषक है उसको कैटेगराइज करके भेजना पड़ेगा। स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित ऊर्जा शुल्क का भुगतान, यानी कि जो प्रदूषण के लिए जो जो अपशिष्ट पदार्थ के जो निस्तारण के लिए जो आवश्यक शुल्क है उसका भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकाय द्वारा नियमित विनियमों से निर्धारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सभी जो संबंधित मंत्रालय हैं इनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। स्थानीय निकायों के भी कुछ उत्तरदायित्व जैसे घर घर से अपशिष्ट संग्रहण, स्थानीय निकाय के रूप में जो अलग अलग संगठन होते हैं तो उनके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, जैसे कि घर घर से अपशिष्ट को जो अपशिष्ट हैं, वेस्ट हैं, उनका संग्रहण, विनियमन, निर्माण, ऊर्जा शुल्क निर्धारण तथा बायोमिथेनेशन, माइक्रोबियल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग जिसको जैविक खाद के रूप में बदलते हैं, जैसे तकनीकों को अपनाकर निर्धारित किया गया है ताकि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। ठोस अपशिष्ट के प्रभाव क्या होते हैं? ये जो ठोस अपशिष्ट है उसके मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस अपशिष्ट का मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से हो सकता है। हवा के साथ रासायनिक जहर शरीर में पहुंच जाता है, और जल में ठोस अपशिष्ट पानी के बहाव को रोकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। मतलब यदि ये जल में ये ठोस अपशिष्ट मिल जाए तो बाढ़ का कारण बन जाता है। जन्म के समय बच्चों के वजन की कमी इसकी वजह से देखने को मिलता है। कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। जन्मजात विकृति, मस्तिष्क संबंधी रोग, घबराहट व उल्टी, खतरनाक अपशिष्ट साइटों के पास रहने वालों में मधुमेह की समस्या अधिक पाई जाती है। पारा, आर्सेनिक, लेड आदि तत्वों का ठोस अपशिष्ट के माध्यम से जल तंत्र में पहुंचकर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। जल प्रदूषण जैसे ठोस अपशिष्ट के कारण भी होता है, जिसमें कि पारा, आर्सेनिक, लेड आदि तत्वों का ठोस अपशिष्ट के रूप में जल में मिल करके मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। जानवरों एवं जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से पारा जल में मिल जाता है, ठीक है, और इस प्रकार जो दूषित जल होते हैं उसके कारण मछलियों की मृत्यु होने लगती है। और जलीय जीवों पर प्लास्टिक ट्यूब का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, या उनके संकटग्रस्त होने का सबसे बड़ा कारण देखा जाता है। एल्गी ब्लूम की घटना होती है। जल एवं जो मृदा
गुणवत्ता है, यानी कि जो वाटर क्वालिटी है, और इसके साथ केवल वाटर नहीं बल्कि सॉइल, मिट्टी की भी जो क्वालिटी है उसमें भी कमी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही यदि देखा जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपशिष्ट के कारण मीथेन गैस पैदा होती है, जो ग्रीन हाउस गैस है। और जो ग्रीन हाउस गैस है तो ये ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि एक तरीके से वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ाने वाला कारक यहाँ पे बन के उभरता है। तो पर्यावरण पर जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक प्रकार से नेगेटिव भूमिका निभा रहा है। और लिटरिंग मतलब कि प्रदूषित कचरे के कारण अवैध डंपिंग, मतलब जहाँ कचरे को नहीं जमा करना चाहिए वैसे जगहों पे छोड़ देना, ये अवैध डंपिंग है। लीचिंग यानी कि यह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अपशिष्ट मिट्टी एवं भूमिगत जल में पहुंचकर उन्हें दूषित करता है, मतलब लिंचिंग जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ठोस कचरा जमा हुआ है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, और यहाँ से ये रीस करके धीरे धीरे और जल स्रोतों में मिल रहा है, तो इसको लिंचिंग कहते हैं। जिससे जल भूमिगत जल में और नीचे जमीन में रिस रहा है, तो नीचे भी जो जल स्तर है भूमि के अंदर वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो ठोस अपशिष्ट है वो कई प्रकार से हमारे जो प्रदूषण है उसको क्रिएट करता है। मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, मृदा की गुणवत्ता और उसकी उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। सॉइल पोल्यूशन क्या है, तो मृदा की गुणवत्ता और उसका उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से जब प्रभावित करता हो और किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है, जो मिट्टी के लिए हानिकारक हो। प्रायः जल भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रदूषक है। जैसे जल को प्रदूषित करने के लिए कीटनाशक खाद वगैरह जो प्रभावित करता था, ऐसे ही जल भूमि को भी प्रदूषित करने के लिए जल भी एक प्रकार से कारण बनता है, क्योंकि जल भी भूमि में आकर के मिलते हैं। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास, धातु, जैव पदार्थ, सीवेज, अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। प्राकृतिक कारणों से भी मृदा की गुणवत्ता आदि में परिवर्तन होता रहता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो मृदा प्रदूषण यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा है कि मृदा प्रदूषण के और कौन कौन से कारक है, तो मृदा प्रदूषण के अन्य बहुत सारे कारक है, जिसमें रसायनों का प्रयोग, जैसे कि उर्वरक आदि जो है, और उसके अलावा अन्य कई प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग मनुष्य दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। कई प्रकार के प्रसाधन सामग्रियां या फिर फैशन के सामानों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो जब अपशिष्ट के रूप में भूमि में मिट्टी में फेंक दिए जाते हैं तो उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन, अब जो है भूमि का उपयोग है वो काफी व्यापक तरीके से बदल रहा है। हर तरीके से जब भूमि का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से फैक्ट्री के माध्यम से, अन्य चीजों से, तो इसके माध्यम से भी प्रदूषण बढ़ रहा है मृदा में। और मिट्टी का जो अपर्दन है, मृदा अपर्दन मतलब कि कटाव, जल के साथ जो भूमि का जो है वो जल के साथ वो बहता है, जैसे कि नदी देखते हैं ना, आसपास की मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो इससे भी मृदा है प्रदूषित होता है। उर्वरकों का प्रयोग, जो खेती में बढ़ावा लाने के लिए जो कृत्रिम खाद यानी कि केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसका प्रयोग करके जाता है, तो वो भी मिट्टी को प्रदूषित करता है, उसकी उर्वरक शक्ति को धीरे धीरे कम करने लगता है। शुरू में तो वो अपनी केमिकल क्षमता की वजह से वो जो उत्पाद है उसमें वृद्धि करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो मिट्टी की जो स्वाभाविक उर्वरता होती है उसको धीरे धीरे घटाने लगता है। औद्योगिक व नगरीय जो नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट है, औद्योगिक और नगरीय जो अपशिष्ट है, जो कूड़ा कचरा है, वो भी मिट्टी को प्रदूषित करता है। सिंचाई जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव है, इनसे भी मिट्टी प्रदूषित होती है। डंपिंग, डंपिंग मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो शहरों से, गांवों से, फैक्ट्रियों से आ रहा था, उससे भी जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती है। यहाँ पे ये चीजें इसके कारण थे। अब आता है कि मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या होगा। मृदा प्रदूषण के प्रभाव विभिन्न स्रोतों से आने वाले जो प्रदूषक है उसके कारण मानव में और जैव समुदाय पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें देखा जाता है कि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है यदि मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो, जिसमें बैक्टीरिया मृदा प्रदूषण के कारण उस वातावरण में जीवित नहीं रह पाते। इससे खाद्य चक्र पर भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बैक्टीरिया यदि मर गए हैं तो जो जीव इसका अब जो वो अपघटन करता था, बैक्टीरिया उसको जो अपघटित करता था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको एक तरीके से कन्वर्ट करता था और मिट्टी में उससे फिर से घुल मिल जाता था। ऐसी चीजें प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, तो खाद्य चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म जीव खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपघटक की भूमिका निभाते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया में बाधा होगी सूक्ष्म जीवों के पर नुकसान पहुंचने की वजह से। मृदा पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मृदा प्रदूषण से मृदा अपर्दन, मृदा अम्लीकरण और मृदा क्षारीयकरण की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे मृदा की उर्वरता एवं जल धारण क्षमता में कमी आएगी, जो कि हमारे खेती और अन्य सारे प्रभावों के क्रियाकलापों पे नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे और प्राणी जात पर क्या प्रभाव मिलेगा,
तो पादप जो है प्रदूषकों को मृदा से ग्रहण करते हैं और पादप में संचित होकर नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए मिट्टी प्रदूषित है तो जो पेड़ पौधा है उसी प्रदूषक तत्वों को ग्रहण करेगा और फिर ये पेड़ पौधे में वो प्रदूषक मिट्टी के माध्यम से होते हुए पेड़ पौधे में आ जाएगा। पेड़ पौधे के जो फल फ्रूट है वो जीव जंतु खाएगा तो वो भी उसके हेल्थ में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जंतु जो होते हैं वो प्रदूषण युक्त पदार्थों व वनस्पति को खाने से प्रदूषक जंतुओं के शरीर में चले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई खेती लगाया हुआ है और उस खेती से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो यहाँ से आपने खाया और चूंकि ये मिट्टी प्रदूषित थी तो ये प्रदूषण वाला, इसलिए कहते हैं ना कि नाली कूड़े करकट वाले जगह के जो सब्जियां होती है फल होते हैं वो कोई भी आदमी यदि पता चल जाए कि ये जो सब्जी बेचा जा रहा है सस्ते में वो यदि किसी कूड़े करकट के जगह से उपजाया हुआ है, किसी बहुत ही गंदे नाली के आसपास से उपजाया गया है, तो वैसे चीजों को लोग खरीदने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रदूषण के तत्व है वो हो सकता है उस सब्जी में उस खाद्य पदार्थों में हो और हमें बीमार कर सकता है। तो ऐसे चीजों को लोग ध्यान रखते हैं और वैसे ध्यान रखना भी चाहिए बहुत, नहीं तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जीव जंतु है वो डायरेक्ट खाते हैं पेड़ पौधों को, मतलब उनके फलों को, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसी तरह मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य द्वारा प्रदूषित युक्त पादप और उससे प्रभावित जंतु का, या वो तो पेड़ पौधे के फल भी खाता है और उसको खाने वाले जंतु को भी खाते हैं। मान लीजिए जैसे जो लोग जीव जंतु को खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो वो क्या है, जैसे ऐसे जीवों को खा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रदूषित पदार्थों को खाया हुआ, जैसे कि ऐसी जगह के सब्जी फल फूल खाया हुआ जीव है जो प्रदूषित जगह में उगा हुआ था, तो उस जीव को खाने वाला मांसाहारी जो मनुष्य है उसके शरीर में भी वो प्रदूषण पहुंच सकता है और ये प्रदूषक मानव शरीर में पहुंच जाते हैं जिससे उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। मानव पर क्या प्रभाव होगा? तो मृदा प्रदूषण के कारण जो जल प्रदूषित होता है जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है, उसी प्रकार के यहाँ पे मिट्टी से होने वाले बीमारियां भी होगी, जिसमें से देखा जाता है कि जो बच्चों का मानसिक विकास और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। मल विसर्जन से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाला होता है, हुकवर्म, टिटेनस, आंत्र ज्वर, दस्त, पेचिश, सूजन आदि, इन सभी रोगों के लिए मृदा प्रदूषण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मृदा प्रदूषण है वो काफी व्यापक रूप से प्रभाव डालता है। इसके अलावा आर्थिक हानि भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मृदा प्रदूषण से फसल का नुकसान होता है क्योंकि जब मृदा प्रदूषित हो जाएगा तो मृदा की जो उर्वरता है वो घट जाएगी। उर्वरता घटने से फसल की पैदावार कम होगी और इससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। प्रकाश संश्लेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं अपना और फल फ्रूट्स और जो उसके उत्पाद है उसके रूप में मनुष्यों को मिलता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे पादपों की जो पोषक तत्व है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं और कृषि अपशिष्ट पर प्रभाव पड़ता है। जो पेस्टिसाइड्स की उच्च मात्रा, जिंक, कॉपर आदि खनिजों की मात्रा जो यहाँ पे खेती में जो मिलता है, इससे भी कृषि अपशिष्ट पर भी एक तरीके से यहाँ पे मिट्टी को प्रभावित करने वाला होता है। अतिचारण, अतिचारण मतलब अत्यधिक पशुओं को चराना, घास वगैरह खिलाना, इससे मृदा में बढ़ा देते हैं तथा जिससे प्रदूषण के करने में ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अतिचारण से भी यहाँ पे प्रदूषण देखने को मिलता है जिससे अपर्दन, मृदा अपर्दन ज्यादा होता है। फसल पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो मृदा प्रदूषण का फसल उत्पादकता को प्रभावित करता है। विश्व के 30% भूमि लवणीकरण से ग्रस्त है। पंजाब, हरियाणा अत्यधिक सिंचाई व उर्वरक के इस्तेमाल से मृदा में एसिड एसिड की मात्रा यानी कि अम्लीकरण की समस्या बढ़ गई है जिससे उत्पादकता में कमी होती जा रही है। अन्य प्रभाव क्या होते हैं? तो मृदा प्रदूषण से वनस्पति ह्रास, वनों में कमी, वैश्विक तापमान के प्रभाव में वृद्धि। मृदा प्रदूषण जल प्रदूषण में सहयोग प्रदान करता है, यानी कि यदि मिट्टी प्रदूषित है जल भी प्रदूषित होगा। और मृदा प्रदूषण के कारण दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें कि बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ये सारी समस्याएं, मृदा का अपरदन हो गया, ये सब मृदा प्रदूषण के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। और प्रदूषक जो खाद्य श्रृंखला में जब पहुंच जाता है, जैसे कि हमने कहा प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे को खाने वाले जो उसके शाकाहारी जीव हैं, उसको खाने वाले मांसाहारी जीव हैं। तो ये जो आहार श्रृंखला है, ये आहार श्रृंखला भी दूषित हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है क्योंकि मिट्टी से प्रदूषित है तो इसका प्रदूषण इसमें गया, यहाँ से इधर ट्रांसफर होता रहता है। और इसके अलावा जो मिट्टी में रहने वाले जीव है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, वो भी मिट्टी प्रदूषण होने से नष्ट होते हैं जिससे जो पूरा खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि मृदा प्रदूषण की रोकथाम के क्या उपाय हैं। मृदा प्रदूषण के जो रोकथाम के मुख्य उपाय है तो उसमें यह है कि उर्वरक, खरपतवार व कीटनाशक का सीमित प्रयोग करना चाहिए। एक लिमिटेड यूज करना चाहिए जितना आवश्यक हो, जितना आपको, ऐसा नहीं कि पैदावार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि इसकी अपेक्षा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए।
यानी कि जो एक प्रकार से जैविक खाद है, जो प्राकृतिक को बिना नुकसान पहुंचाए पैदावार को बढ़ा सकता है, ऐसे जैविक खाद, जैविक कृषि के लिए मतलब उत्पादन यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। अपशिष्टों का उचित ढंग से निपटारा करना चाहिए, ठोस अपशिष्ट हो चाहे फैक्ट्री के या फिर घरेलू या फिर अन्य जगहों के, उनको उचित तरीके से निपटारण करना चाहिए, तभी उसको छोड़ना चाहिए, डंपिंग करना चाहिए। डीडीटी व अन्य हानिकारक रसायनों पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि वो सीधा मिट्टी में मिल करके उसको प्रदूषित ना कर सके। राइजोबियम जैसे जैव उर्वरक का प्रयोग हो, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सके। जैव उपचार तकनीकों का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो ऐसे प्रदूषक तत्व हैं जो मिट्टी में मिलकर के प्रदूषण करते हैं, उसका उपचार हो जाने की वजह से मिट्टी प्रदूषण से कमी हो। औद्योगिक कचरे का निपटारण उचित तरीके से होना चाहिए। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों व पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग की प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। रिसाइकलिंग मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको फिर से रिसाइकल करके उपयोगी बनाना चाहिए। और जल निकास की उचित व्यवस्था एवं रख रखाव का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जल की वजह से मृदा प्रदूषण ना हो सके, सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे ना हो। वृक्षारोपण व पशु खाद का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण से क्या होता है, वृक्षारोपण से मिट्टी में अपरदन की समस्या कम होगी, मृदा का अपरदन, क्योंकि जो पेड़ पौधे के जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जब वर्षा का जल जब बहता है तो मिट्टी बहुत ही कम कटाव होता है। और पशुओं का खाद प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का खाद जैसे गोबर आदि का जो है, उससे क्या है वो जैविक खाद के रूप में काम करता है, और ये रासायनिक खाद नहीं होने की वजह से मृदा में प्रदूषण कम करता है और मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाए रखता है। मृदा अपरदन को रोकने वाली तकनीकी का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से यदि हम देखें तो मिट्टी के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। आई थिंक कि यहाँ पे आपका प्रदूषण का जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। और यदि एक टॉपिक शायद वायु प्रदूषण आपका इसमें से थोड़ा रह रहा है, वैसे वायु प्रदूषण को इसके बीच में बहुत जगह पे आ चुका है, लेकिन फिर भी एक सेपरेट रूप में हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे उसको भी देख लेंगे। तो आज की क्लास आपका यहाँ पे पूर्ण होता है।